पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और उससे भी अच्छी आपकी रिवीजन चल रही होगी। चलिए, तो हमारी जो सेशन चल रही है वो चल रही है हमारी एंशंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी बिहार के हम लोग प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने जो फर्स्ट आप लोगों का जो क्लास लिया है तो बिहार के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो हमारी सेशन थी वह थी हमारी सोर्सेस वगैरह को लेकर के। हम लोगों ने देखा कि सोर्स क्या क्या है जिसके बारे में बिहार की जानकारी मिलती है, और कुछ हम लोगों ने एजेस को देखा, यानी पाषाण जो युग हो गया हमारा, और पाषाण में भी पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, इसके बाद हम लोगों ने ताम्र पाषाण युग तक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास जो होगी वह वैदिक, महाजनपद और थोड़ा बहुत हम लोग मगध को कवर करेंगे। ओके, क्योंकि मगध का जो एक सेशन है इसके लिए एक अलग क्लास लूंगी, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफ़ी एक सिंगल क्लास में जाएगा, अदरवाइज ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत लंबी क्लास में इंटरेस्ट फिर खत्म हो जाता है। तो क्लास में इंटरेस्ट भी रखना है और क्लास को बहुत अच्छे से करना भी है। तो चलिए बढ़ते हैं, वैदिक को देखते हैं। और वैदिक को देखने से पहले आप लोगों को एक मैप दिखाई दे रही है बिहार की, है ना। ये मैप बिहार की आप लोगों को एवरीडे क्लास में आप लोगों को फर्स्ट जो स्लाइड होगी वो ये होगी। वो इसलिए मैं देती हूँ क्योंकि सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है और लेना भी है, क्योंकि इस साल की वैकेंसी कितनी है 1964। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। टारगेट आपका ये है और इनमें से किसी एक जिले में आपको जाना भी है। तो इसमें कोई भी एक पद है ना, एक सीट आपकी होनी चाहिए, तो उसका टारगेट रखें, लक्ष्य रखें कि रोल नंबर आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से। तो वैदिक काल में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वैदिक जो आपका टाइम पीरियड रहा, तो जो आर्य जो भारत में जब आए तो इन्होंने सबसे पहले सप्त सैंध्य प्रदेश में आकर के इन्होंने जो है कह सकते हैं कि आकर के बसे थे। सप्त सैंध्य प्रदेश जो कि 7 नदियों का मिश्रण था, यानी कौन कौन सी नदी थी, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी, सतलज, ब्यास हो गए, सिंधु नदी हो गई और प्लस सरस्वती नदी, इन 7 का सम्मिश्रण सप्त सैंध्य प्रदेश कहलाया। ओके, तो यहाँ तक जो है आर्य जो है सबसे पहले आकर के इन्हीं क्षेत्रों में ये बसे थे। और ये क्षेत्र आपका मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह वर्तमान जो आप देखेंगे कश्मीर हो गई, पंजाब हो गया, पाकिस्तान वाला, और सबसे अधिकांश जो क्षेत्र है ये पंजाब में बसे थे। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसलिए जो आरंभिक जो टाइम है, चूंकि वैदिक काल को 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, तो आरंभिक जो इसका टाइम रहा 1500 से लेकर के जो 1000 तक का, तो यहाँ पर आपको बिहार की कहीं कोई जानकारी आप नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ पे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में। तो खैर वहाँ तक पहुँचने से पहले 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम लोग उस पॉइंट्स को केवल देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि बिहार की जो सबसे पहले जानकारी मिलती है वह किस में मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार की जो सर्वप्रथम जानकारी, ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे दिया भी है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। तैयारी की एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बीपीएससी ने अब तक पूछा है, ठीक, उस क्वेश्चन में पॉइंट की भी आपकी मिस्टेक ना हो। पॉइंट 1 की बात कर रही हूँ, पॉइंट 1, ये मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ नए क्वेश्चंस अगर पूछते हैं और उसमें अगर मिस्टेक होता है तो वो कंसिडर 1 मिनट के लिए किया जा सकता है, बट पूछे को क्वेश्चंस में मिस्टेक ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा। उससे आपके जो हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बिहार की जो प्रथम जानकारी किसमें है, सतपथ ब्राह्मण में मिली। इसके अलावा अगर जो पुराणों की बात की जाए, क्योंकि हमने जब सोर्स को पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि विभिन्न प्रकार के पुराणों से भी बिहार की जानकारी मिलती है। तो पुराणों की संख्या भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ये क्वेश्चन भी आपका जो एग्जाम में पूछता है। तो पुराण में ही सबसे पहले अगर जो मगध राजवंश है, जिसको कि यह बोला गया कि बृहद्रथ वंश का जो प्रारंभ होता है, मगध का जो समय रहा उसमें मगध राजवंश का कहाँ से प्रारंभ है, बृहद्रथ वंश से प्रारंभ बताया गया है। तो ये जानकारी हमें पुराण से मिलती है। ओके, और पुराणों में भी कुछ पुराण जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, यह जो है आपके कह सकते हैं कि 2-4 ऐसे पुराण हैं जो बहुत चर्चित हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ ऋग्वेद में क्या बोला गया है कि मगध जो क्षेत्र है इसको कीकट प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद मैंने आपको अभी कहा था सप्त सैंध्य प्रदेश। तो 7 नदियों का जो वर्णन किया गया है यह आपके ऋग्वेद में मिलती है ना। और ऋग्वेद को क्या बोला गया, सबसे प्राचीन ग्रंथ भी ऋग्वेद
संबंधित है। तो सपोज ये मान के चलें कि जब आर्य यहाँ पर आकर के बसते हैं इस क्षेत्र में, वो तो यहाँ पहुंचे ही नहीं, है ना। जो आपका जो टाइम पीरियड है 15 से लेकर के 1000 तक, तो ये तो यहीं पे सिमट के रह गए। और यहाँ पर उस समय सबसे पहले क्या आया, ऋग्वेद आया, है ना। तो ऋग्वेद में इनको कीकट बोला गया। कीकट का मतलब होता है कि एक अपवित्र स्थान। ओके, चूंकि यहाँ पर ये नदियाँ तो पहुँची नहीं थी, खुद ये यहाँ तक पहुँचे नहीं, तो इन्होंने कहा कि अरे वो तो एक अपवित्र स्थल है। और यहाँ के जो लोग निवास करते थे, यहाँ पे निवास करने वाले लोगों को क्या बोला गया, व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया। व्रात्य, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि व्रात्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है पतित, है ना। तो अपवित्र स्थान में रहने वाले लोगों को पतित कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, लेकिन एक बार आपकी रिवीजन हो जाए, मैंने फिर रिपीट कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्रात्य और कीकट किसमें कहा गया है, तो यह आपका ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। तो यहाँ से आपके 3-4 सवाल जो हैं कि सबसे पहले बिहार का जो सबसे पहले जो जानकारी दी जाती है वो है शतपथ ब्राह्मण पुराणों में। राजवंश तो ये इतना कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि पुराणों की संख्या कितनी है। इसके अलावा ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट और यहाँ पे निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया। इसकी जानकारी आपको रखनी है। तो 2-3 सवाल आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से इस कीकट प्रदेश को मैंने अभी आपको पुराणों की चर्चा की थी, तो वायु पुराण में भी, ठीक है, वायु पुराण, ध्यान रखिएगा, वायु पुराण, यहां पर भी इसे कीकट को क्या बोला गया है, अपवित्र माना गया है। कीकट को क्या माना गया है, अपवित्र, ठीक है, अपवित्र, वायु पुराण में भी। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था, परमांगद। ओके, परमांगद यहाँ का शासक रहा। तो परमांगद अगर नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप में से कुछ की कैपेसिटी है कि चलो ध्यान रख सकते हैं तो रख लें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। नाउ, और ये वायु पुराण हो गया। लेकिन वायु पुराण में गया जो क्षेत्र है, इसे जो है आपका जिस तरह से इसको अपवित्र माना गया है, गया को पवित्र माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने अभी इसके बाद क्या है, इसी बिहार में जो मगध का जो क्षेत्र है, जिसने कि पूरे भारत के इतिहास का, आज जो हम इतिहास को पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को, उसका जो अगर बोली जाए जड़ या जन्म क्या है, वो मगध है ना। यह इतना गौरवशाली रहा कि ने भारत के इतिहास को, बिहार का इतिहास ही क्या बन गया, भारत का इतिहास बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मगध, कुछ वर्ड केवल हम लोग अभी वही देख रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे मगध जो शब्द है, इसका उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया। और अंग जो देश आप सुनते हैं, अंग महाजनपद, इसका उल्लेख भी सर्वप्रथम किसमें किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। और मगध महाजनपद जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो मगध जनपद में कौन कौन सा आएगा, पटना आ जाएगा, गया आ जाएगा, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है। ओके, ये कुछ क्षेत्र हैं जो वर्तमान में इसमें शामिल हैं। मगध के महाजनपद वर्तमान का अगर बोला जाए तो पटना, नालंदा, गया। अगर यहां से भी आपको याद नहीं रहेगी तो शायद, चलिए यहाँ पे मैंने इमेज भी आपको जो है दे रखा है, ये इस इमेज में भी एक बार आप देख सकते हैं कौन कौन सा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मगध वाले क्षेत्र में पटना, नालंदा हो गया, इसके अलावा आपका नवादा, गया, ठीक है, औरंगाबाद। ये जो क्षेत्र हैं किस में आ गए, यह आपका मगध में आता है, यह आपके मगध में आता है। इसको ध्यान रखना है वर्तमान का, ठीक है। और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिली, अथर्ववेद से मिली। चलिए नाउ, अब यहाँ से, चूंकि ये पॉइंट्स थे जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, अब हम लोग आते हैं, चूंकि मैंने ये कहा कि वैदिक जो काल है, तो क्या कारण रहा कि जो आरंभिक जो वैदिकों के बारे में यहाँ पे बिहार में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सप्त सैंधा प्रदेश तक सिमट के रह गए थे। लेकिन बाद का जो समय रहा, यानी आफ्टर 1000 BC से लेकर के 600 BC के मध्य जो है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा। और इस समय में क्या हुआ है कि जो बिहार में आर्यकरण का प्रभाव जो है देखा गया। चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बिहार में वैदिक संस्कृति, इसका प्रसार कब मिला, उत्तर वैदिक काल में। ओके, बिहार में वैदिक संस्कृति, इसका प्रसार कब मिला, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहां पर आएगी, ध्यान रखिएगा कि भारत में, ओके, भारत में
भारत की चर्चा अगर हम लोग करते हैं, भारत में 1000 BC से लेकर के 800 BC, ठीक, BC, ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, इस BC के मध्य ही लोहे का उपयोग आरंभ हुआ था। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, लोहे का यूज जो है आरंभ किया गया था, लोहे का उपयोग। और लोहे का साक्ष्य जो है 1000 BC में अतरंजी खेड़ा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अतरंजी, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अतरंजी खेड़ा से जो है यहाँ से साक्ष्य जो है लोहे के मिले हैं। अतरंजी खेड़ा, यहाँ से क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है। ओके, अतरंजी खेड़ा, इसको ध्यान रखिएगा, लोहे का उपयोग जो है। और इसी समय जब ये लोहे का उपयोग हुआ तो इसी समय क्या हुआ, जो आर्य थे उनका विस्तार कहाँ तक हो गया, ये बिहार तक बढ़ गए। अगर हम मैप में यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो आर्य जो है इसी समय में, सपोज ये रहा आपका मैप, ठीक है, ये तो इस क्षेत्र से अब तक ये लोग यहाँ थे, और मान के चले, ये थोड़ी सी मैप गड़बड़ बन गई है, लेकिन ये बिहार जो है आपका अगर सिचुएशन बोला जाए तो कहाँ पर है, ये उत्तर पूर्वी भारत है ना, उत्तर पूर्वी भारत, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बिहार यहाँ तक तो थे, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आए थे। होता क्या है कि ताम्रपाषाण युग के बाद हम लोगों ने जब औजारों का जब पढ़ा तो यहाँ पे उस समय कुल्हाड़ी, खुरपी, ये सारी चीज़ें जो है, नुकीले औजार वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हो चुकी थी। तो इन क्षेत्रों में क्या था, घना जंगल था, इनके पास औजार तो हो चुके थे, तो इन लोगों ने क्या किया, कुल्हाड़ी से खुदाई की, ठीक है, जंगल को साफ किया, जंगल को साफ किया, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक जो है पहुँचना शुरू कर दिए। चूंकि लोहे का प्रयोग, ओके, लोहे का प्रयोग जो है ये लोहे का उपयोग जो है स्टार्ट हो चुका था, तो आर्यों का विस्तार भी अब कहाँ से कहाँ, तो इस क्षेत्र से यहाँ तक इनका विस्तार भी स्टार्ट हो गया। इसलिए सबसे पहले जो है इनका प्रभाव कहाँ देखा गया, मगध क्षेत्र में इनका प्रभाव दिखाई देता है। और उसके बाद ये मगध से कहाँ गए थे, फिर अंग में गए थे। इनका प्रभाव सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में कहाँ दिखाई दिया, मगध में, और मगध के बाद ये कहाँ गए, तो अंग जो कि वर्तमान में जिसमें मुंगेर और भागलपुर शामिल है ना। अगर आप मगध को देखते हैं, सपोज मगध, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कि अगर आप इस एरिया को देखते हैं, यहां अगर आपने यहां देखा ये वाला एरिया, और इसके बाद ये कहां पहुंच गए, तो ये मुंगेर और भागलपुर पहुंच गए। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर। तो सर्वप्रथम इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे जब ये आए तो यहां और यहां के बाद ये जंप करके यहां, ठीक है, यहां गए हुए थे। ओके, तो खैर ये सारी चीज़ें मैप को जितना याद रखेंगे उतनी हिस्ट्री जो है आपको याद हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक फैक्ट तो इसमें है ही, नो डाउट फैक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको सहज रूप देना चाहें तो आसानी से मैप के थ्रू आप ये मान के चले कि 60 to 70% आप मैप से कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया। नाउ हम लोग, हाँ, ये जब उत्तर वैदिक काल, तो 1000 से लेकर के 800 BC, एक्चुअली उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा, ये टाइम पीरियड तो रहा आपका 1000 से लेकर के 600 BC, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। लेकिन भारत में इस समय में लोहे का उपयोग, और अतरंजी खेड़ा से 1000 BC में लोहे का जो है ये साक्ष्य मिला भी है अतरंजी खेड़ा से। तो सबसे पहले मगध क्षेत्र और उसके बाद ये अंग पहुंच गए। क्लियरिटी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जंगल की सफाई की, और सफाई करने के बाद क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट, औजार वगैरह आ चुके थे, ये डायरेक्ट पहुंच गए अब कहाँ, बिहार पहुंच गए। ठीक है, नाउ तो इसलिए बोला जाता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार हुआ, आर्यों का प्रसार बिहार में कब हुआ, तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ये ध्यान रखना है, इसको कहीं से भी गलत करके नहीं आना है। आर्यों का प्रसार बिहार में उत्तर वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि उस समय में जो है लोहे का उपयोग, आर्यों का प्रसार, लोहे का उपयोग है ना, पूर्वी भारत में जो है इनका आरंभ हुआ, और क्या हुआ, लोहे का उपयोग, और लोहे की जो टेक्नोलॉजी थी है ना, इसी की देन रही कि आर्य जो है उत्तर वैदिक काल तक जो है कहाँ पहुँच गए, बिहार में पहुँच गए। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी समय में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल के समय में ही यहां पर जो है आर्यकरण, इसको क्या बोल सकते हैं, आर्यकरण। आर्यकरण किसका, बिहार में आर्यकरण जो है प्रारंभ हुआ। तो वैदिक में भी कौन सा वैद है, तो उत्तर वैदिक काल है। क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ
अब एक आपको आर्यों का जब यहाँ गया तो एक विदेह क्षेत्र की भी चर्चा मिलती, विदेह जिसको वर्तमान का मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र बोला जाता है ना, मिथिलांचल दरभंगा मधुबनी वाला जो क्षेत्र आपका आता है, इतनी जानकारी आप लोगों को भी होगी क्योंकि चूंकि आप लोग भी बिहार से ही हैं ऐसा तो है नहीं, और जो लोग बिहार से नहीं हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मिथिलांचल है ना, जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा मधुबनी दरभंगा ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पर विदेह राज्य की जो है इसकी चर्चा भी, यानी आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा भी किसमें है, तो ये ध्यान रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में ये भी एक जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। विदेह राज्य, मैंने इसको विदेह राज्य की जानकारी किस में है, शतपथ में। बिहार की जानकारी सर्वप्रथम शतपथ में, विदेह की जानकारी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में। और इसके साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में ये जानकारी तो है ही, इसके साथ यहाँ पर एक जानकारी आपको और मिलेगी, विदेह माधव, ठीक है। विदेह माधव ये क्या किए थे, विदेह जो माधव थे ये इनके एक पुरोहित थे, और पुरोहित का नाम क्या था, गौतम राहुगण। ध्यान रखिएगा पुरोहित का नाम क्या था, गौतम राहुगण, ठीक है, राहुगण। और इसी का ये क्या करते हुए अपने इस पुरोहित के साथ जो विदेह माधव थे, शतपथ ब्राह्मण में ही इसकी जानकारी मिली है कि विदेह माधव के साथ इनके पुरोहित कौन थे, गौतम राहुगुण। तो ये दोनों मिलकर के किसका पीछा किया, अग्नि का पीछा करते हुए, अग्नि का पीछा करते हुए, ठीक है। अग्नि यहां लिख लें, अग्नि, अग्नि का पीछा, ये अग्नि है, अग्नि, ठीक है, अग्नि। इसका पीछा करते हुए ये कहाँ पहुंच गए, सरस्वती नदी से, सरस्वती नदी से कहाँ पहुंच गए थे, ये पहुंच गए थे आपके सदा नीरा। सदा नीरा ये प्राचीन नाम है, सदा नीरा, जिसको कि वर्तमान में क्या बोला जाता है, गंडक बोला जाता है, वर्तमान में इसे गंडक बोला जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है, गंडक के नाम से। तो ये जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गए, शतपथ ब्राह्मण से ही हमें जानकारी मिलती है। तो जहाँ ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया बिहार के लिए, कीकट यानी अपवित्र स्थल, और यहाँ के निवासियों के लिए को पतित बोला गया, जिसके लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है किया गया, ठीक है। और वहीं क्योंकि अभी तक क्या थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नदियों की जो है वो तक ये नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब ये सदानीरा नदी तक पहुंचे तो इनकी जो ये थॉट जो है बदल गई, इनकी ये थॉट जो है बदल गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और तो पहुंचने का वर्णन जो है किसमें मिलता है, यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मे बी हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, इन केस इफ बट के लिए बता दे रही हूँ कि इस एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक, तो ये सरस्वती नदी यहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पहुँच गए थे। तो ये भी एक सोर्स हो गया आपके पास जानने का, ये भी क्या हो गया, एक सोर्स है। चूंकि शतपथ ब्राह्मण में ऑलरेडी सोर्स में जब हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं, है ना, सोर्सेज जो है लिटरेचर का, उसमें आपका शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो बिहार की जानकारी शतपथ ब्राह्मण, और वो भी किस रूप में, ये यहाँ से वहाँ पहुँच गए थे। तो आर्यों में जो विदेह जो शब्द का जो चर्चा किया गया है, विदेह राज्य का हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या बोला गया, विदेह का मतलब मिथिलांचल वाला क्षेत्र। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो मगध महाजनपद ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं, हाँ, यजुर्वेद में भी सबसे पहले किसका क्या गया है, विदेह राज्य का उल्लेख जो है किया गया है। आर्यों में भी और किस में बोला गया है, यजुर्वेद में आपका विदेह जो गण राज्य या राज्य रहा, इसका उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। तो ये एक फैक्ट है, चाहे तो याद कर सकते हैं यहाँ भी इसकी। दूसरी चीज है वाल्मीकि कृत रामायण, यहाँ पर मलद और करुणा इस शब्द का उल्लेख जो है किसके लिए, बक्सर, वर्तमान का बक्सर, पूर्व में मलद और करुणा, ये किस में मिला, वाल्मीकि रामायण में, मलद और करुणा, वर्तमान का बक्सर, ठीक है। इसमें एक्चुअली यहाँ पर एक कहानी मिलती है ताड़का राक्षस का जो वध की कहानी, किसका है, ताड़का राक्षसी का वध की कहानी। कहाँ से है, ये क्वेश्चन बनता है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये ताड़का राक्षसी की ये जो है इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं,
ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण से मलद और करुणा इस शब्द का उल्लेख, एक्सक्यूज मी, चलिए ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं वैदिक कालीन नदियां, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये आपका भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास के लिए भी। बिहार के इतिहास में केवल अगर बिहार का इतिहास पूछा जाए तो केवल ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम सदानीरा, वर्तमान में गंडक। प्राचीन नाम सदानीरा और वर्तमान में किस नाम से? गंडक के नाम से इसे जो है जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, गंडक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमें क्या पढ़ना है इसमें। और इसके अलावा बाकी तो सतलज, सतुद्री, ये सब हमारे जो हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन बिहार के लिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ हालांकि जितने भी नाम हैं, जैसे सतलज, सतुद्री हो गए, व्यास, बिपाशा, रावी, पृश्नी, झेलम, वितिस्ता, तो ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी इस पर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को मेंशन किया है। इसको एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लें। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी प्लस हिस्ट्री ऑफ बिहार, दोनों सेक्शंस के लिए यह महत्वपूर्ण है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं, चूंकि हम लोगों ने कालक्रम के अनुसार जो बिहार का डिवीजन किया, तो उसमें सबसे पहले हमारा था पूर्व पाषाण काल फर्स्ट, सेकंड था हमारा मध्य पाषाण काल, थर्ड था हमारा नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड क्या था 1,00,000 BC था, मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड क्या था 40,000 BC तक था, एंड नव पाषाण काल का 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक था। और जब ताम्र पाषाण में हम लोग आते हैं तो उसका टाइम पीरियड आपका 1000 से लेकर के 900 BC तक था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है, ताम्र पाषाण जो कि हमारा फोर्थ एक कालखंड के अनुसार डिवाइड किया गया। फिफ्थ हमारा रहा वैदिक काल, और सिक्स्थ हमारा कौन सा था, ये है 16 महाजनपद। ओके, जो 6 पार्ट में डिवाइड किए गए, तो इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद, जिसकी चर्चा जो है अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में की गई है, ठीक है, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में की गई है 16 महाजनपद की चर्चा। तो इन 16 महाजनपद में जो हमें बिहार के रिगार्डिंग देखना है, तो केवल 3 महाजनपद को, क्योंकि 3 महाजनपद जो है ये, इन 16 महाजनपदों में से केवल 3 में जो है, केवल 3 महाजनपद जो है बिहार के चित्र में कौन कौन से हैं, वो अंग हो गया, मगध है और वज्जी संघ। कहीं कहीं आपको लिच्छवी भी मिलता है। तो वज्जी संघ चूंकि 8 सदस्यों का या कह सकते हैं कि 8 कुल इसमें शामिल थे, उन्हीं 8 कुलों में से एक आपका लिच्छवी था, जहाँ की क्षत्रिय शासन था, यहाँ पर क्षत्रिय शासन था, ठीक है। तो ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें 16 महाजनपद में से केवल 3 को हमें देखना है। कौन कौन सा है वो? अंग, मगध और वज्जी, ठीक है, वज्जी संघ। और इसमें टोटल कितने हैं, कितने संघ? जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना, करंट में आप देखेंगे तो यूरोपीय संघ पढ़ते हैं, तो वो कुछ देशों का संघ होता है, 27 कंट्री शामिल होते हैं। उसी प्रकार से यह जो वज्जी संघ था, इसमें कितने शामिल थे? तो इसमें 8 सदस्य, ओके, 8 सदस्य या कुल जो है इसमें शामिल थे, या कुल, इसको ध्यान रखना है, ओके, 8 का। इस पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वर्तमान में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अंग जो हमारा महाजनपद है इसके बारे में, ठीक है। अंग जनपद, सबसे पहले जो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली कि अंग कोई महाजनपद था, इसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिली? अथर्ववेद से, अथर्ववेद से, इसको ध्यान रखना है, अथर्ववेद, ठीक है। नाउ दूसरा सवाल आता है, चलो जानकारी तो मिल गई अंग के बारे में कि अथर्ववेद में कोई अंग नाम का है जनपद, लेकिन ये जनपद जो वर्तमान में किन क्षेत्रों को, तो वर्तमान में ध्यान रखना है किसको किसको कवर करता है यह अंग, तो क्या हो जाएगा? भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर को जो है यह कवर करता है। आप यहाँ पे भी इसको जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, मुंगेर एवं भागलपुर, ठीक है। और आपका जो है ये कौन सा है? भागलपुर प्रमंडल भी है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब आप क्लास को देखें तो आंसर कीजिएगा कि भागलपुर जो प्रमंडल है आपका, है ना, इसमें चूंकि साउथ बिहार में देखा जाए तो 4 आपके प्रमंडल है, मगध, पटना, भागलपुर और क्या हो जाएगा? मगध, पटना, भागलपुर और आपका आ जाएगा गया, ठीक
ठीक है, ये 4 प्रमंडल आपके आते हैं। तो इन सबों में अगर बात की जाए तो खैर ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई प्रमंडल को लेकर, चूंकि मैंने क्लास करवाया था इसलिए मैंने पूछ लिया। अदरवाइज अंग में कौन कौन से हैं? मुंगेर, वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर। रेस्ट ऑफ एरियाज भी हैं लेकिन ये झारखंड में है इसलिए हमें इसे नहीं देखना है। बिहार में ही पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, बिहार से ही क्वेश्चंस करके आ जाएं इतना ही काफ़ी है ना, झारखंड को क्यों देखना, वहाँ से क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाएंगे। तो मुंगेर और भागलपुर इसको ध्यान रखना है। राजधानी इसकी कहाँ है? चंपा। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है, बड़ा अच्छा नाम है, मालिनी को माना गया था। अभी तक क्वेश्चन इस पर कभी अराइज नहीं किया गया। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी है वो किसको माना गया था? मालिनी। एक है मालिनी, इसे माना गया था प्रारंभिक राजधानी मालिनी, ठीक है ये। लेकिन अब क्या है? ये चंपा, ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी चंपा है। ये मालिनी को माना गया था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है इसके जो प्रथम राजा थे तितुक्षी थे, और अंतिम राजा जो हैं तो महाभारत में कर्ण का नाम सबने सुना है, ठीक है। तो कर्ण जो है वो अंतिम राजा, ओके, कहाँ के? अंग देश के। कहते हैं ना जब महाभारत में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स था, हाँ, अंग नरेश कर्ण, ये नाम आता था अंग नरेश कर्ण। तो वही कर्ण जो है, महाभारत वाले कर्ण ही इस अंग देश के अंतिम राजा थे। और इनके जस्ट बाद क्या हुआ था कि महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण सभी जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही जो है मतलब महाभारत के बाद ही अंग और मगध में जो है लगातार संघर्ष होता रहा, है ना, वर्सेस मगध। ये एक कहानी की तरह ध्यान रखिएगा। कुंती पुत्र कर्ण, अंग नरेश कर्ण, और महाभारत में जो नाम मिला कर्ण, और कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की जो आज भी लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि इसी जब महाभारत के बाद ही अंग और मगध में जो है हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था, इनके बीच में जो है कंट्रीब्यूशन लगातार चलता रहा। तो इसके बाद क्या हुआ, महाभारत युद्ध के बाद जो अंतिम में 3 राजा थे, जैसे दधिवाहन का नाम आएगा, जिनकी पुत्री जो है जिनकी पुत्री को लेकर के बोला गया कि वो जैन धर्म को मान रही थी, है ना, चंदना जैन धर्म को स्वीकार की क्योंकि वो महावीर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी, तो उसने जैन धर्म को स्वीकार किया। तो खैर ये आगे आपको ये जब जैन धर्म वगैरह पढ़ाऊंगी तो वहाँ बताऊंगी। वर्तमान में केवल ये ध्यान रखिएगा कि अंग को लेकर के कि चंपा, ठीक है, इसकी राजधानी रही। जो सवाल यहाँ से बनते हैं हमें उसे फोकस्ड करना है, किन किन क्षेत्रों में है, तो भागलपुर मुंगेर को ये कवर कर रहा है, इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो 3 राजा दधिवाहन, दधिवर्मन और ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम शासक को लेकर के पूछ लेता है। और इसी ब्रह्मदत्त की, चूंकि मगध के साथ कंट्राडिक्शन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो मगध नरेश कौन है? बिंबिसार। इसने क्या किया? ब्रह्मदत्त को साइड किया और अंग को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो सर्वप्रथम जिस राज्य को बिंबिसार ने मिलाया वह कौन सा था? अंग था। और यहीं से बिहार का एकीकरण जो है आरंभ हुआ। बिहार का जो एकीकरण माना गया वो यहीं से आरंभ होता है, जब अंग पहले, सबसे पहले कौन सा मिला? तो अंग आकर के मिला। ऐसा कुछ एक कहानी के तौर पे भी माना जाता है कि यहाँ के जो शासक होते थे उनका जो बोला गया है कि जांग अति सुंदर होने के कारण इस देश का नाम जो है क्या पड़ गया? अंग दे दिया गया था, अंग नाम दिया गया था। तो ये मैंने आपको जस्ट बताया है, ये कहीं आपको याद नहीं करना, नोट्स नहीं बनाना है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। तो चंपा यहाँ इस पॉइंट पे आकर के कि चूंकि अंग वर्सेस मगध, और मगध में क्या किया? अंग शामिल हो गया, बिहार का एकीकरण यहाँ से क्या होता है? आरंभ हो जाता है बिहार का एकीकरण, ठीक है ना। और जब अंग को मिला लिया जाता है तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ये क्या करता है? इसको यहाँ का प्रांतपति जो है, क्योंकि अंग अब उस देश में शामिल हो गया है मगध में, तो वहाँ भी तो कोई शासक रखना चाहिए, तो अपने पुत्र को वहाँ नियुक्त कर देता है कि तुम जाओ वहाँ के प्रांत के पति बन करके रहो। तो प्रांतपति कौन बनता है? अजातशत्रु बनता है इस अंग का बाद में आकर के। तो ये सारी कहानी आपको बस ऐसे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। मगध का शासक, चूंकि जब मैं मगध का आप लोगों को उत्कर्ष पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, एक लेसन पूरा एक टॉपिक अलग पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे इसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे। अभी केवल कहानी के तौर पे ध्यान रखिएगा कि मगध है ना, बिंबिसार, हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार ही है। तो बिंबिसार जो है मगध का शासक जो है, ये क्या करता है? इसको अंग देश के जो शासक, अंतिम शासक कौन है? ब्रह्मदत्त, ठीक है। इसका अंतिम शासक कौन है? ब्रह्मदत्त।
इसको क्या करता है, पराजित करता है और इसको अपने राज्य में मिला लेता है, मगध में मिला लेता है। और यहाँ से बिहार का प्रथम एकीकरण जो है आरंभ होता है। और यहाँ पर फिर बाद में कौन आ जाता है, अजातशत्रु, यहाँ का प्रांतपति नियुक्त होता है, अजातशत्रु। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई आपकी अंग को लेकर के, ये इतने सारे पॉइंट्स आपके अंग के रिगार्डिंग हैं। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं मगध पे आते हैं। ठीक है, मगध का मैंने अभी भी आपको कहा कि मगध के उत्कर्ष पे एक अलग टॉपिक लूंगी, मगध को केवल मगध पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्तमान में भी चूंकि 16 महाजनपद पे पढ़ रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं। महाजनपद जो मगध है, अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले मगध, इसका वर्णन हमें किस में मिलता है, मगध जो शब्द है इसका सर्वप्रथम अगर वर्णन की बात की जाए तो हमें इसके सोर्स जो है मगध की, ये मगध बोल करके ऐसा कोई स्थान है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सर्वप्रथम हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो ये हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद। अगेन इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है राजगिरी, पहले राजगिरी थी फिर गिरिव्रज हुई, इसकी राजधानी तो खैर बाद में चेंज भी हुई, जैसे उदयन के टाइम में पाटलिपुत्र हो गया, तो इस तरह से इसकी राजधानी चेंज भी हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बात करते हैं तो राजगिरी गिरिव्रज है ना, ये पाटलिपुत्र का ही एक ही नाम रहा, इसको ध्यान रखिएगा। और विस्तार कहाँ था, तो वर्तमान में पटना और गया के प्रमंडल वाले जिले। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ देखा गया, तो वर्तमान में पटना और गया। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग पटना और गया। तो ये रहा आपका पटना, जिसमें पटना के अंतर्गत मैंने जब पहली क्लास आप लोग को ली थी तो मैंने पूछा था कि कितने प्रमंडल है, तो ध्यान रखिएगा कि पटना में आपके टोटल जो है 6 प्रमंडल है पटना में। ठीक है, 6 प्रमंडल कौन कौन से हैं, तो कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और आपका पटना, नालंदा, ये आपके आ जाएंगे। इसके अलावा जो बोला गया है गया, तो गया आपका यहाँ हो गया। ठीक है, गया, और गया में कौन कौन से शामिल है, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, हालांकि अरवल यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन अरवल होगा, जहानाबाद हो गया, नवादा हो गया और आपका औरंगाबाद। ये जो है आपके क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गए, तो यह आ जाएगा आपका मगध। मगध वाला एरिया कौन कौन सा हो गया, पटना, गया, प्रमंडल वाले जितने भी जिले हैं वो इसमें जो है, यानी ये क्षेत्र जो है आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको मगध वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, चलिए, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंग का सर्वप्रथम अ से अंग और अ से अथर्व, और ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो कहाँ, बिहार, यानी 16 महाजनपद के जो 3 में से 2 महाजनपद जो हैं कहाँ पर हैं, ये बिहार में है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। और इस मगध का उल्लेख महाभारत में भी खूब अच्छे से किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख आपको महाभारत में भी मिलेगा, महाभारत में भी जो है इसका उल्लेख किया गया है। और मगध का इतिहास क्या करता है, मगध का ही इतिहास इसने क्या किया है, मगध का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि मगध का इतिहास बिहार के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। जिसने क्या किया है, यही भारत के इतिहास को क्या कर दिया, इसने भारत के इतिहास को बना दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए, तो बिहार लोग बोलते हैं कि कहीं बाहर में बिहारी, हालांकि अब ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों की थॉट है अब ये चेंज हो गई है कि बिहारी बोलने से नहीं कतराते हैं, अदरवाइज पहले बहुत ज़्यादा कतराते थे कि लोग बहुत वैसा देखते थे और उनको यही नहीं पता कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से है, बिहार से है। ठीक है, बिहार से है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैं क्या बोलूँ, अगर किसी भी रूप में लिया जाए तो बिहार की शुरुआत कहाँ, बिहार से है, इतिहास कहाँ, बिहार से है, ध्यान रखिएगा। ओके, कि मगध का इतिहास बिहार के लिए काफ़ी क्या है, गौरवमय रहा, जिसने कि बाद में भारत का इतिहास बना दिया इसने। ओके, चलिए, नाउ राजधानी राजगिरिवज, विस्तार वर्तमान का पटना और गया। ठीक है, चलिए, हाँ, थोड़ा सा हम लोग इसको ये देख लेते हैं मगध को लेकर के कि इसका थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मे भी 1 मिनट के लिए, कि इसका विस्तार जो है मगध का, चूंकि गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी साउथ और नॉर्थ बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके गंगा नदी, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ में क्या आ जाएगा, गंगा नदी,
गंगा नदी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉर्थ में। फिर साउथ में आपका क्या आ जाएगा, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, ओके। और अगर वहीं ईस्ट की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, चंपा, चंपा है ना, यहाँ चंपा हो जाएगा। और अगर वेस्ट की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, सोन नदी, सोन नदी। तो ये कुछ मगध जो है इस तरह से इसका विस्तार है मगध का, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ओके, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसके पॉइंट पे आते हैं मगध को लेकर के कि सबसे पहले जो मगध का उत्कर्ष में अगर हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे वंश रहे जो कि किसको समर्थन, बौद्ध धर्म के समर्थक थे, जैसे हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। इसका टाइम पीरियड दिया गया है 544 से लेकर के 412। चूंकि मगध के इतिहास में अगर आप देखते हैं तो 3 वंश का नाम जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या क्या आएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। ये 3 वंश जो हैं किससे किससे हैं, मगध के उत्कर्ष में जो आप देखेंगे तो जुड़े हुए हैं। और हर्यक वंश जिसकी स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। बौद्ध धर्म समर्थक है, ध्यान रखना है, संस्थापक बिंबिसार जिसको कि श्रोणिक बोला गया, और शिशुनाग वंश संस्थापक, चूंकि नाम है तो उसके हिसाब से वंश भी होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नंद वंश जैन धर्म समर्थक, महानंदिन या उसे महानंदिन को ही महापदम नंद भी बोला गया, उग्रसेन भी बोला गया। और नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो बिंबिसार को क्या बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पितृहंता जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी लिया, वो कौन था, पितृहंता पुत्र आजात शत्रु। इसने बिंबिसार की हत्या किया और क्या किया, उस जाकर के उसकी गद्दी को इसने हड़प लिया, हड़प लिया ही बोलेंगे ना, ठीक है। चलिए, तो यह कुणिक टाइम पीरियड ऑलरेडी दे गई है। माता चेलन्ना, माता जो चेलन्ना की जो बात की गई है, चूंकि बिंबिसार क्या था, इसने जो मगध राज्य का जो विस्तार किया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अंग को इसने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसने विदेह यानी इसकी राजनीति के द्वारा भी है ना, इसने अपने मगध का विस्तार किया। और बिहार का सर्वप्रथम जो एकीकरण किया गया वो बिंबिसार ने ही आरंभ किया था, ध्यान रखिएगा। प्लस इसने वैवाहिक जो इसके संबंध थे उसके द्वारा भी इसने अपने राज्य का, मगध का इसने विस्तार किया था, ठीक है। तो उसी विवाहिक संबंध में अगर देखा जाए तो क्या होगा, चेलना जो राजा किसकी बहन थी, चेतक की यह बहन थी, लिच्छवी के राजा थे चेतक, उन्हीं की बहन थी चेलन्ना, ठीक है। इनकी पत्नी कौन है, वाजीरा प्रसन्नजित की पुत्री रही, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर की सप्तपर्णी, चूंकि हम लोग हरिवंश को डिटेल में देखेंगे, यहाँ केवल और केवल मगध को थोड़ा जनपद के रूप में आया है, थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी यहाँ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, लेकिन इसकी एक स्पेशल क्लास लूंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति के रिगार्डिंग जो आप देखेंगे तो यहाँ पर महाकश्यप का नेतृत्व, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ किया गया, तो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। ये दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे बनते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, तो केवल मैंने फैक्ट को यहाँ पे दिखाया है कि फैक्ट जितना बार आप रिकॉल करेंगे, पर्पस यही है कि अगर इसे बार बार देखेंगे तो जो मगध का हम लोग विशेष उत्कर्ष को देखते हैं, वहाँ पे राजाओं को देखेंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन वगैरह को देखेंगे, थोड़ा और सहज हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपको फैक्ट को ध्यान रखना है कि बुद्ध की शिक्षा एवं संधि के नियम का संकलन किसमें है, सूत पीटक और विनय पीटक में है, सूत पीटक और विनय पीटक। नेक्स्ट है आपका उदयन, ठीक है, यह जैन धर्म का समर्थक रहा। और राजधानी परिवर्तन, चूंकि अब तक क्या थी, राजधानी राजगिरी ग्रीव्रज, अब यहाँ से राजगिरी से यह पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना, और गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित है, गंगा सोन नदी के संगम पर। पुत्र कौन, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, अंतिम शासक नागदशक। और नागदशक को क्या किया गया था, इसको अपदस्थ कर दिया गया, ठीक है, नागदशक को अपदस्थ कर दिया गया। और उसकी जगह पर उसका जो योग्य अमात्य ने क्या किया, उसको शिशुनाग वंश की नींव रखी थी, शिशुनाग वंश की नींव रखी, ठीक है। चलिए नाउ इसकी राजधानी शिशुनाग वंश की कहाँ थी, ध्यान रखिएगा, इसको अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इसमें शिशुनाग में ये शौ का यूज किया गया है, इस प्रकार के शौ का यूज किया गया है, तो आपको भी क्या करना है, इसी शौ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजधानी इसकी कहाँ रही, वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली। कालाशोक शासक कौन था, कालाशोक या काकवण,
ठीक है। राजधानी परिवर्तन पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति का यहाँ आयोजन किया गया शर्वकामी की अध्यक्षता में। बौद्ध संघ जो है यहाँ विभक्त हुआ था सेकंड स्थिवर में और महासंघिक में। अंतिम शासक नंदीवर्धन, और इसी के बाद किस वंश का स्थापना किया गया? नंद वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है, नंद वंश। और यहाँ पर जो 8 पुत्र जो हैं 100 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ये आपके एग्जाम में पूछा करता है घनानंद को लेकर के, जो कि सिकंदर का समकालीन। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? इस घनानंद की हत्या करके इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उपाधि एकराट, एक छत्र, भार्गव, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाश करने वाला, इस प्रकार से विभिन्न हैं। तो इसको केवल एक चार्ट में दे दिया गया है, यहाँ से फैक्ट बहुत पूछते हैं। नाउ अब बोला गया है कि मगध का जो उत्कर्ष इतना हुआ, ठीक है, तो उसका क्या कारण रहा कि पूरे बिहार में देखा जाए तो मगध का उत्कर्ष हुआ। तो इसका सबसे पहले अगर हम भौगोलिक कारण को देखते हैं तो क्या होगा? पाटलिपुत्र कहाँ है? तो यह गंगा, सोन और गंडक इन नदियों के संगम पर अवस्थित है। गंगा, सोन और गंडक, है ना, पाटलिपुत्र। ये आप यहाँ देख रहे हैं ये, ओके, गंगा, गंडक और सोन इन नदियों पे कौन सा स्थित है? पाटलिपुत्र, इसी नदी किनारे। तो नदी के किनारे है तो क्या होगी? वह ऑलरेडी डेवलप एरिया होगी। नदी किनारे वाला क्षेत्र क्या होता है? डेवलप होता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी सभ्यता जो डेवलप हुई वो नदी के किनारे वाले जो भी एरिया थे वो डेवलप्ड हुए, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट भौगोलिक कारण ये हो गया। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, अगर सेकंड कारण देखा जाए तो आर्थिक कारण में नदियों की अवस्थिति से क्या हो गया? व्यापार और वाणिज्य इनका विकास हुआ और उपजाऊ क्षेत्र की जो स्थिति है वो भी काफी बेहतर रही। राजनीतिक कारण देखा जाए तो साहसी व महत्वाकांक्षी शासक की उपस्थिति, बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंद आदि, ठीक है, ये राजनीतिक कारण हो गया। और सैन्य कारण क्या था? विशाल सेना तथा सेना में लोगों ने हाथियों का प्रयोग किया और ये पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। सामाजिक कारण क्या था? रूढ़ि विरोधी समाज था। तो ये आपको क्या करना है? 5 कारण जो है मगध के उत्कर्ष को ध्यान रखना है। कभी भी अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फॉर्म में पूछता है तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी आसान है ना। नाउ अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। महाजनपद किस पे आते हैं? वज्जी पे आते हैं। मगध को हम लोगों ने देख लिया, अब हम आते हैं वज्जी पे। चूंकि वज्जी को लेकर के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वज्जी संघ को लेकर के, कि वज्जी संघ मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि यह किसमें? वज्जी संघ, ठीक है। इसमें कितने सदस्य? 8 सदस्य, 8 सदस्य। वज्जी संघ में 8 सदस्य, ठीक है। चलिए, राजधानी इसकी कहाँ रही? वैशाली। इसकी राजधानी कहाँ है? वैशाली। हालांकि यहाँ पर मेंशन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं वैशाली इसको, ठीक है, वैशाली। और इसे क्या माना गया? इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र, ये ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम गणतंत्र। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा है? वैशाली, ठीक है। नाउ वज्जी संघ, और इस वज्जी संघ में जो टोटल 8 दिए गए हैं वो 8 कौन कौन से हैं? तो वो 8 हैं आपके वज्जी, लिच्छवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। लेकिन इन 8 में जो 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये 4 वज्जी, लिच्छवी, यात्रिक और विदेह। थोड़ी बहुत इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले जब 600 BC में 10 आपके जो है हम लोग गणराज्य की बात करते हैं, जिसमें से एक गणराज्य या हम संघ कह सकते हैं वज्जी संघ का नाम आता है, ओके। और यहाँ पर ये जो वज्जी संघ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कि 8 सदस्य हैं इसमें, तो ये जो क्षेत्र आपका है नेपाल का तराई, ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। नेपाल का तराई में यह जो है विस्तृत है, नेपाल के तराई तक, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर में क्या है? नेपाल के तराई तक विस्तृत है, यानी तिरहुत प्रमंडल। इसमें जो है कौन सा है? उसके उत्तर में गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र तिरहुत प्रमंडल है। अगर यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? उत्तर तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा आता है?
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तिरहुत प्रमंडल में शामिल हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है यानी इसमें क्या आ जाएगा, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। वज्जी संघ में वर्तमान की अगर बात की जाए तो तिरहुत प्रमंडल। ओके, कौन कौन से, वेस्ट ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और वैशाली जो है ये इसकी राजधानी भी है। वज्जी संघ की ये क्या है, राजधानी भी है वैशाली, इसको भी ध्यान रखना है। वैशाली बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो लिच्छवी जो बोला गया है, जहाँ पर क्षत्रिय शासक था, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ रही है, वैशाली रही है। और लिच्छवी जो कि वर्तमान का क्या है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, यही वाला क्षेत्र है, ठीक है। वैशाली से लेकर के मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र जो है आपका लिच्छवी रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 9 और लिच्छवी को बस इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो गंगा के उत्तर का मतलब क्या है, तिरहुत प्रमंडल, जो मैंने आपको चर्चा कर दिया, ये पूरा एरिया नेपाल का तराई वाला, ठीक है। चलिए नाउ अब अन्य सदस्यों में अगर बात की जाए, अन्य सदस्य जो हमने कहा कि 4 जो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो अन्य में क्या नाम आ जाएगा, तो अन्य में जो नाम आएगा वह है आपका एक है, चलिए इस पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, अन्य ज्ञात्रिक, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक की चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रमुख कौन था, ज्ञात्रिक कुल का प्रमुख कौन रहा है, ये था सिद्धार्थ, ठीक है। ज्ञात्रिक कुल का प्रमुख कौन था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है ना, महावीर, सिद्धार्थ कौन, महावीर। और इनका जन्म कब हुआ था, 540 BC में। कहाँ किया गया था, तो वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ, पुत्र महावीर, जन्म 540 BC, वैशाली के कुंडग्राम में। और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 468 BC में। कहाँ पर, पावापुरी, पावापुरी, ओके, पावापुरी। तो ये कहाँ है, कुंडग्राम कहाँ है आपका, वैशाली, कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओके, और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए भी थे, वैशाली में है, वैशाली। ये क्वेश्चन जो है आपका आया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है फिर भी ये गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो मृत्यु हो गई। नाउ यहाँ जो आप देख रहे हैं त्रिशला, ठीक है, त्रिशला एक नाम आपको मिलेगा, त्रिशला, त्रिशला। और ये चेतक की बहन थी, ठीक है, लिच्छवी जो शासक रहे हैं चेतक, इन्हीं की बहन थी त्रिशला, जिसकी की त्रिशला, ठीक है। ये कौन थी, महावीर की माता थी, महावीर की माता थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। माता त्रिशला कौन थी, यह लिच्छवी प्रमुख जो चेतक थे इनकी बहन थी, बहन, ओके। और इनकी जो पुत्री रही, पुत्री का विवाह अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अजात शत्रु के साथ किया गया था, ओके। पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, अजात शत्रु के साथ, ये ध्यान रखिएगा, पुत्री का विवाह अजात शत्रु के साथ। क्लियर। वैशाली में एक पॉइंट और आता है, वैशाली की नगर जो वधु है वो किसको बोला गया था, आम्रपाली, ठीक है। वैशाली की नगर वधु किसको माना गया, आम्रपाली को, आम्रपाली नगर वधु। वर्तमान में जो भोजपुरी पिक्चर में आम्रपाली है ना, वो मत मान लीजिएगा आप लोग, इसका ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो भोजपुरी पिक्चर में आम्रपाली चलती हैं उनका नाम नहीं है। ये कौन थी, एक नर्तकी थी, ठीक है, एक कौन थी, या एक नर्तकी थी, जिसका संबंध किसके साथ था, इसका संबंध था बिंबिसार के साथ, बिंबिसार, ठीक है। और इनके इसी संबंध से इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, अभय कुमार। क्या नाम था, अभय कुमार। इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा बिहार के लिए। नर्तकी थी प्लस नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, ठीक है, नगर वधु के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था, नगर वधु के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, आम्रपाली। और यहीं पर जो गौतम बुद्ध थे अपने प्रवास के दौरान, वो यहीं पर आम्रपाली के यहाँ, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यहीं पे प्रवास किया था, प्रवास,
ठीक है। वैशाली जब प्रवास किए थे तो आम्रपाली के यहाँ उन्होंने क्या किया था, अपने प्रवास के दौरान भोजन किया था। तो भोजन किया था, आम्रपाली ने क्या किया था, गांव दान में दिया था। किसके लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए गांव दान में आम्रपाली ने दिया था। ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान ये भी रखना है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो है यह कौन है, यह दूसरी महिला है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली आम्रपाली दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी, तो गौतमी, जो प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, है ना, बुद्ध की मौसी, वो पहली महिला थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली आम्रपाली दूसरी महिला थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मे बी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और फिर अजातशत्रु ने क्या किया था, इस वज्जी संघ में फूट दिलवाई। अजातशत्रु ने इसमें फूट दिलाकर क्या किया था, इसको भी जाकर के मगध में शामिल कर लिया था, मगध में। ठीक है, मगध में शामिल कर लिया था अजातशत्रु ने वज्जी संघ में, क्योंकि वो संघ था, है ना, संघ था जिसमें कि ये 8 सदस्य या कुल शामिल थे। तो इसमें इसने फूट दिलवाया और फूट दिलवा करके इसको किस में शामिल कर लिया, तो मगध में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले मगध के में अंग शामिल हुआ, वज्जी संघ शामिल हुआ और अंग उसका जो है विस्तार होता गया। और कुछ वैवाहिक संबंध के द्वारा भी विस्तार किया बिंबिसार ने, है ना। और जैसे काशी वगैरह जो है दहेज में मिल गया। तो बहुत सारी जो है आगे स्टोरीज में हैं। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी किसको लेकर के, पूरे वज्जी संघ यानी 16 महाजनपदों में हम लोगों ने बिहार का जो है प्राचीन इतिहास जो है हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हमें आगे देखेंगे मगध के जो शासन के समय में जो जितने भी वंश रहे, थोड़ा थोड़ा हम लोग उन वंशों के ऊपर भी देख लेंगे। क्वेश्चंस हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत अधिक नहीं है, मिडाइवल से भी बहुत अधिक नहीं है, मॉडर्न से अधिक है। तो थोड़ा बहुत मगध को देखते हुए फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस जितना अधिक से अधिक, चूँकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उस फैक्ट को उठाने की वहाँ से कोशिश करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक वहाँ से हम लोग कवर कर सकें, तो इसको ध्यान रखना है। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई डाउट लगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्या करेंगे, मैसेज जो है आप लोग डाल दिया कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस डाउट को जो है आप लोग का दूर कर सकूँ। ओके। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आयुष मंत्रा की एक मंत्र, रिवीजन रिवीजन एज मच एज रिवीजन। ओके नाउ चलिए, तो ये हो गई आपकी पूरी वज्जी संघ वगैरह कंप्लीट हो गया। होप सो यहाँ पर आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके।